नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। समय हो गया है दमदार 10 का। अजीत द्विवेदी जी, सज्जन कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत आप दोनों का। वंदे मातरम को लेकर ये बहस है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। जो शनिवार से शुरू हुआ मामला आज मंगलवार तक पहुंच चुका है। विवाद वही है। पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगा। अब गोवा कांग्रेस के कार्यक्रम में अपमान करने का आरोप लगा। गोवा कांग्रेस के कार्यक्रम में खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। उन्होंने वंदे मातरम के 6 पैरास में से केवल 2 पैरा का ही गायन किया। इससे पहले 15 अगस्त को जब कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम का पूरा गायन किया गया था, तब सोनिया गांधी और खड़गे गायन के दौरान इशारा करते हुए दिखाई दिए थे। और हमने इंडिया टीवी पर ही, अजीत जी आप भी हमारे साथ थे, और वो असहजता हमें दिखाई दी थी। इस पर हमने एक लंबी चर्चा भी की थी। मुझे लगा कि शायद उस बार चेयर ना मिल पाने की वजह से परेशानी थी। अब तो ऐसी कोई परेशानी भी नहीं थी। यानी कि कांग्रेस पार्टी की लाइन एकदम क्लियर है। इस पर एक रिएक्शन जो है, मैं थोड़ा पहले वो दर्शकों को और बता देती हूँ, फिर चर्चा को खोलेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस पर वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगाया। खुद होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि सोनिया गांधी को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पलटवार किया। खड़गे ने कहा कि जब मैं पहली बार एमएलए बना था तब अमित शाह बच्चे थे, आज हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके पुरखों ने कभी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए ये लोग कांग्रेस के लोगों को देशभक्ति ना सिखाएं। आप तो इतने हमारे मैडम सोनिया गांधी जी के खिलाफ बात करते, गांधी फैमिली के खिलाफ बात करते। अरे मैं जब एमएलए बना था, ये अमित शाह अभी उठा नहीं था। उनका कितना 57, 58 है कितना? हाँ, ये सब 56-57 साल वाले हैं। अरे देश के आजादी के लिए हमारे लोग लड़े, तुम लड़े। बताओ कौन सा बीजेपी का आदमी इस देश के आजादी के लिए लड़ा है? कौन सा आरएसएस वाला इस देश के आजादी के लड़ा है? और हमको देशभक्ति सिखाते हो तो हम देशभक्त नहीं है। ये लोग देश के खिलाफ है, एंटी इंडिया। अरे एंटी इंडिया तो तुम है, एंटी रिलीजन तुम है। अरे एंटी रिलीजन तुम इसलिए हो, मेरा जैसा आदमी जब उत्तराखंड में जाके भाषण करता है लाखों लोगों के सामने, 2 दिन के बाद तुम हवन डालकर प्यूरिफिकेशन करते हो। प्यूरिफिकेशन इज इट नॉट द सेम ऑफ दिस कंट्री? Where is your religion? Your religion teaches this? Your people teaches this? Your gurus, they teach like this? Where is your Golwalkar Guruji? Where is your other teachers who taught you? Have they taught only this? शुद्धिकरण करो। अरे मोस्ट पापी लोग तो आप हैं, आपको पहले शुद्धिकरण होना चाहिए। मैं तो एक जनता का प्रतिनिधि हूं, और जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मैं घूमते रहूंगा, बात करते रहूंगा, आपके साथ लड़ते रहूंगा और इन लोगों को भगाते रहूंगा। अब ये तस्वीर इसलिए मैं आपको दिखा रही हूं कि पहली बार कोई गलती करे तो आप उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, लेकिन अगर फिर से वही गलती की जाए तो ये कोई शंका रह नहीं जाती। वंदे मातरम पूरा गाना नहीं गाया जाएगा, राष्ट्र गीत नहीं गाया जाएगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को ये पसंद नहीं है, सोनिया गांधी को ये बात पसंद नहीं है। आप क्या समझ पा रहे हैं इन 2 तस्वीर से? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक सिद्धांत के स्तर पर कह भले नहीं रहे हैं लोग। उन्होंने जो 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय में झंडा फहराने के समय जो घटनाक्रम हुआ, उसमें तो एक बचाव का रास्ता खोजा गया कि सोनिया गांधी ने कुर्सी लाने के लिए कहा है। लेकिन उसी दिन 15 अगस्त को केरल में कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया पूरा वंदे मातरम गाने से, बल्कि वहां के ऑफिशियल ये इशारा इन्होंने किया था ना 3 मिनट करके। अरे 3 मिनट
3 मिनट तो चलेगा। हाँ, वो जो 15 अगस्त का वीडियो था, कई वीडियोज आ गए उसमें, जिसमें पता चला कि वो इसी बात को लेकर के, वो सारा घटनाक्रम इसी बात को लेकर के था। कहा भले जयराम रमेश ने ये की कुर्सी वाली बात थी, लेकिन केरल में राजकीय समारोह में भी राज्य कांग्रेस की सरकार ने वंदे मातरम से दूरी बनाई। और अब गोवा में हम लोगों ने देख लिया, जहां कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई ये 2 ही स्टेंजा, 2 ही अंतरे बजेंगे वंदे मातरम के। तो एक सिद्धांत के स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने ये लाइन ली है और ये इस कानून का विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी मतलब विरोध किया है। अब ये बात खुल करके कहनी चाहिए कि इस कानून को हम नहीं मानेंगे, इस कानून को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आप जो कहना है सो कहिए, लेकिन जब तक कानून है तब तक उस कानून के तहत आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और ये दिल्ली में, कर्नाटक के बेंगलुरु में मुकदमे दर्ज हो गए हैं और उन मुकदमों में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, वीडियोज की जांच हो रही है। वो एक, अगर सरकार कोई मिसाल बनाना चाहती है तो उसको बना सकती है। जब तक चैलेंज नहीं होता है, जब तक इस कानून पर कोई रोक नहीं लगती है, तब तक ऑफिशियली सर कांग्रेस ये भी नहीं कर रही है। ये देखिए, नियम ये कहता है कि वंदे मातरम राष्ट्र गीत यदि बजाया जाएगा तो उसे पूरा बजाया जाएगा, आधे में नहीं छोड़ा जाएगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। राजकीय कार्यक्रम में बजाना मतलब राष्ट्र गीत का गायन होना, ये अनिवार्यता है। हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी, आप कांग्रेस पार्टी को ही लगातार कवर करती आ रही है कई सालों से। विजय लक्ष्मी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? या तो खुले तौर पर वो ये कह दे कि हम राष्ट्रगीत का पूरा गायन नहीं करेंगे, तो ऐसा भी कोई स्टैंड अभी तक सामने नहीं आया। देखिए मीनाक्षी, जो मेरी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई है, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उनके जो पार्टी के कार्यक्रम हैं, यानी जो कांग्रेस की राज्य की इकाइयां हैं, वहां पर जो है वो 2 स्टैंजा ही बजाएंगे। लेकिन जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जो राज्य जहां पर सरकार है, वहां पर जो है वो पूरा वंदे मातरम जो है वो गाया जाएगा। उसके तमाम जो स्टैंजाज हैं वो गाए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रदेश अध्यक्षों से भी मेरी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम वही गाएंगे जो हम अब तक गाते आए हैं। हम जिस तरीके से 1937 में जो 2 स्टैंजास को आगे लेकर के चलने की बात की गई, और कांग्रेस का कहना है कि असली देशभक्त जो है वो कांग्रेस है। फ्रीडम फाइटिंग के मूवमेंट से ये वंदे मातरम जो है ये निकल करके आया। और उनका कहना है कि जो बाकी के स्टैंजा हैं वो ऐसे हैं जो 2 समुदायों के बीच में एनिमोसिटी को जो है वो बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए उनको लगता है कि शुरू के 2 जो स्टैंजा हैं वो असली स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी का मानना है, और जहां तक मुझे अभी तक समझ में आ रहा है, जितनी बातचीत मेरी लोगों से हुई है, वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो अपने कार्यक्रम हैं, जो पार्टी के कार्यक्रम है, वहां पर 2 ही स्टैंजा कांग्रेस पार्टी बजाएगी। इस तरह का फैसला जो है क्लैरिटी विजय लक्ष्मी जी और दें, दिया गया है नीचे तक। और शायद इसी वजह से आप देख रहे होंगे केरल, एक क्लैरिटी इस पर आप और दें, क्लैरिटी इस बात की, अगर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो वॉकआउट कर गई थी, उन्होंने राष्ट्रगीत को जब कानूनी दर्जा देने की बात हुई तो उस पूरे बिल से ही वॉकआउट कर दिया था। अब ये एक्ट बन चुका है, अब ये तो कानून है, ये तो मानना ही पड़ेगा। अगर आपको मानना नहीं है तो आप इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। तो क्या कांग्रेस पार्टी से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मीनाक्षी हमने देखा कि खुद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी जब वो जो वंदे मातरम को लेकर के कंट्रोवर्सी जो आई, उसके बाद से जिस तरह का एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड हुआ, कांग्रेस पार्टी ने भले ही वंदे मातरम पर सदन में ना बात की हो, लेकिन आइडियोलॉजिकल तौर पर कांग्रेस पार्टी को बाकी के जो स्टैंजाज हैं उससे आपत्ति है, और वो आपत्ति दिखती भी है। और इसीलिए स्टेट यूनिट्स में भी, लेकिन आगे लीगल रिकोर्स वो अपनाएंगे या नहीं ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन अभी जितने नेताओं से मेरी बात हुई है, काफी सीनियर लीडर्स से भी बात हुई है, उनका यही कहना है कि हम अपनी पार्टी के कार्यक्रम में क्या बजाते हैं ये हमारा प्रेरोगेटिव है, लेकिन सरकारी कार्यक्रम में जो राजकीय कार्यक्रम है वहां पर जो राज्य के रूल है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है तो इसका मतलब ये है कि वो राष्ट्रगीत तो राष्ट्रगीत है ना, किसी एक पार्टी का गीत नहीं है, बीजेपी का गीत नहीं है, कांग्रेस पार्टी का गीत नहीं। आपने 2 स्टैंजास को मंजूर किया था 1937 से साल 2026 में आ गए हैं। ये क्या नैरेटिव है कांग्रेस पार्टी का? विरोध है तो जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। अगर आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं तो जो राष्ट्रगीत है, राजकीय कार्यक्रम हो या फिर आपका पर्सनल पार्टी कार्यक्रम हो, एक जैसा बजना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के साथ पृष्ठभूमि यह है कि 37 में जब ये स्टैंजास 2 को चुना गया और बाकी को नहीं, तो उस समय मुस्लिम लीग की सेंसिबिलिटी को ध्यान में रख के, कि मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्शन था और बाकी मुस्लिम मेंबर्स भी थे, उस समय की स्थिति थी। उसके बाद पार्टीशन होता है, देश बनता है,
और अब आपको आपत्ति है, तो यहाँ पे कानूनी तौर पे कहीं भी जो ये वंदे मातरम इंसल्ट जो 2026 की जो नई बिल है, वो कहीं भी प्राइवेट फंक्शन में आपको कंपलसरी नहीं करता है कि आपको पूरा बजाना है पार्टी के। ये केवल ऑफिशियल पूरा बजाना प्राइवेट बजाना ही नहीं है। आपको या तो बजाना है तो फिर पूरा आपको प्ले करना होगा। प्राइवेट कार्यक्रम में आप मत बजाइए, आप शुरू ही मत करिए, लेकिन जब शुरू होगा तो पूरा बजेगा, ये कानून है। आप बीच में अगर उसको रोकते हैं या बाधा डालते हैं, तो प्रोटेक्शन जैसे राष्ट्रगान का है, वही प्रोटेक्शन राष्ट्रगीत को भी मिला है। प्राइवेट फंक्शन में हम मत बजाइए, जैसा वही तो आप प्ले ही मत करिए ना। लेकिन कांग्रेस का जो पक्ष है वो ये कांग्रेस से क्यों कर रही है? पहली बात तो यह है कि वो अभी भी उस पुराने ढर्रे पे जा रहे हैं, क्योंकि इससे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है खासकर मुस्लिम समाज की, जो तो वहां पे वो अपने आप को वहां से जोड़ रहे हैं कि उनकी सेंसिबिलिटी को ध्यान में रखिए। और कांग्रेस यहाँ जो कानूनी तर्क दे रही है वो ये कह रही है कि प्राइवेट फंक्शन में ये जो कानून है ये लागू नहीं होता है, तो प्राइवेट फंक्शन में हम बजाएंगे तो अपने तरीके से बजाएंगे। ये क्या बात हुई? तो ये जो ग्रे डोमेन है इस पे मुझे लगता है कि शायद ये कानून की प्राइवेट में भी पूरा बजाना ये कंपलसरी है। पूरा कहीं भी अगर बजना शुरू हो जाएगा तब आपको पूरा बजाना है, आप उसके बीच में बाधा नहीं डाल सकते। मैं आपके पॉइंट को पिक करती हूँ जो आपने कहा कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने एक समुदाय को ध्यान में रखते हुए, एक विशेष वर्ग जो ये नहीं पसंद कर रहा है उन्हें ध्यान में रखते हुए ये कंसिडर कर रहे हैं कि पूरा बजाएंगे नहीं अपने कार्यक्रम में, निश्चित तौर पे। और उन्हें लग रहा है कि बीजेपी का ये जो बिल जो लाया गया है, इसको आपने पूरे स्टैंजास को बनाना शशि थरूर वगैरह ने भी इस पे लिखा कि शशि थरूर ने तो कहा कि आप 3 मिनट से ज्यादा शुरू में बजेगा, फिर बाद में बजेगा, उसके पहले राष्ट्रगान बजेगा, उसके पहले तमिलनाडु वगैरह में वहां का भी बनेगा। तो उन्होंने कहा कि 6+6 कुल मिला के आप प्रैक्टिकल साइड भी देखिए कि 12 मिनट जो है किसी भी फंक्शन में आप खड़े हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जरा इसको प्रैग्मेटिक भी देखिए, तो वो एक अलग मसला था, वो अलग लेकिन चीज, यहाँ पे कांग्रेस तो पॉलिटिकल नैरेटिव है। और जो लीगल वो इंटरप्रेट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि प्राइवेट फंक्शन में ये जो कानून है ये लागू नहीं होता है। लेकिन मैं अब आपको एक तस्वीर ऐसी दिखाऊंगी, आपको देखकर हंसी आ जाएगी। और ये तो जो कार्यक्रम है महाराष्ट्र की तस्वीर है, यहाँ पर तो बीजेपी गठबंधन की सरकार है। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की जगह फिल्मी वंदे मातरम का गायन हो गया। दरअसल महाराष्ट्र के ठाणे में एक सरकारी कार्यक्रम के अंत में जब वंदे मातरम राष्ट्रगीत बजाने की घोषणा हुई तो सभी लोग सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन वहां गलती से फिल्म पुकार का लता मंगेशकर के द्वारा गाया हुआ फिल्मी गाना प्ले हो गया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और साथ ही प्रताप सरनाइक भी वहीं पे मंच पर मौजूद हैं। आप देखिए, गाने की कोशिश तो करें। लता मंगेशकर जी के गाने को कौन गा सकता है? इस गाने में पूरे 6 अंतरे गाए हुए हैं, लेकिन वो जो 3 मिनट का अंतराल है वो नहीं है। आलाप तान कोई कैसे गा सकता है? उतनी देर तक आप कर ही नहीं सकते ना। ये आलाप तान और रिपीटेशन बार बार उन जो लाइंस का हो रहा है वो तो फिर पता कितनी देर तक आपका ये गाना ही बजता रह गया। तो उतनी देर तक तो खड़े होकर के आप राष्ट्रगीत के सम्मान में नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो मंजूर किया हुआ है 6 स्टेंजा, उसको बजाया जाना चाहिए और उसका एक समय तय है, 3 मिनट 10 सेकंड। हाँ, 3 मिनट 10 सेकंड जो है उसके लिए समय तय किया है। और उसको भी आप बाईपास नहीं कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड का समय तय है, तो आपको 52 सेकंड में पूरा करना है। उससे ज्यादा भी अगर आप खींचते हैं तो उसको भी अपमान मान लिया जाएगा। तो ये इस तरह की गलतियां भी नहीं होनी चाहिए। और पहले दिन जो हम लोग बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे, जो हम लोग 15 अगस्त के दिन भी चर्चा कर रहे थे कि चलिए एक बेनिफिट ऑफ डाउट है कि कुर्सी के लिए कह दिया, क्योंकि राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो, बीमारों के लिए, बुजुर्गों के लिए, उम्रदराज लोगों के लिए उसमें छूट दी जाती है, तो हम लोग एक दे रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक सैद्धांतिक स्टैंड ले लिया है, एक अपना आइडियोलॉजिकल स्टैंड ले लिया है कि हम इसको पूरा नहीं 6 स्टेंजा नहीं बजाएंगे। इसमें सीपीएम एंगल भी है? नहीं, सीपीएम का तो एंगल है ही। सीपीएम के दबाव में तो कांग्रेस पार्टी ने अभी पीएम श्री की स्कीम भी वापस ले ली केरल की सरकार ने। केरल की सरकार ने पीएम श्री योजना स्कूलों में लागू करने का ऐलान किया, फिर सीपीएम का दबाव हुआ तो वापस पीछे हट गए। तो वंदे मातरम पर भी यही स्थिति है। मुस्लिम लीग भी, वहां तो मुस्लिम लीग पार्टनर है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस की पार्टनर है, उसकी भी सेंसिबिलिटी का इनको ध्यान रखना है। लेकिन ये इस जो ग्रे एरिया अभी कहा सज्जन जी ने, अब इसको लीगली डिफाइन करना होगा। अभी जहां तक हम समझ पाए हैं कानून यही है कि आप अपने घर में बजाएं, अपने छत पर बजाएं, पार्क में बजाएं, कहीं भी बजाएं। अगर बजाना शुरू होगा तो आपको पूरा बजाना होगा। सावधान की मुद्रा में खड़े हों, बातचीत ना करें, वही सम्मान दे जैसे राष्ट्रगान को दिया जाता है। अगर आपने बीच में रोकने की कोशिश की, जानबूझ करके बाधा डालने की कोशिश की, तो ये कानूनन अपराध है। पहली बार गलती की 3 साल की सजा है, और बार बार यदि कोई गलती कर रहा है तो 1 साल की सजा तो आपको देनी ही होगी। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ क्या एक्शन होता है।
बात पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हुए आतंकी संगठन की कर दूं। एक बड़ा एक्शन हुआ है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आईएसआई से जुड़े हुए आतंकी संगठन शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त किया है। एजेंसियों ने 14 राज्यों में कार्रवाई करते हुए नेटवर्क के 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। स्वतंत्रता दिवस से पहले 12 अगस्त को राज्य पुलिस बलों के साथ रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम के जरिए ये ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके ऑपरेशन की डिटेल भी शेयर की। आईएसआई से फंडिंग पाने वाले समूह से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मार्केट वाले ग्रेनेड, पिस्टल, जिंदा कारतूस, जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद हुए हैं। इस आईएसआई सिंडिकेट का कनेक्शन भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों से है। ये नेटवर्क टारगेट किलिंग का भी काम कर रहा है। तो भारत से भट्टी गैंग को साफ कर दिया गया है। एक के बाद एक सचिन जी जो सफाइयां हुई हैं उसमें एक तो नक्सल सफाई है और अब ये शहजाद भट्टी गैंग की सफाई। देखिए, जो आंतरिक सुरक्षा का मामला है, अब इंडिया में आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे यूएस में होमलैंड सिक्योरिटी का एक अलग से है, तो वहां पे ये तो दोनों जो खतरे हैं, एक तो नक्सल के मामले में लगभग सफलता पा ली गई है। अब कुछ एक पैचेज में वो बचे हुए हैं जो रेड कॉरिडोर आप कहते थे। अब दूसरी बात ये आ रही है, यहां पे अभी भी स्थिति जो है, अब ये सारा का सारा ऑपरेशन जो आ रहा है, ये फ्रंट अभी भी बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि आप देखिए कश्मीर से भी जो खबर आ रही है और सब कुछ हो रहा है, धारा 370 खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान के ऑपरेटिव्स और वहां से जो सप्लाई हो रही है उसकी सूचनाएं हमेशा मिल रहा है। और भाई हमारा लाल किले पे जो नवंबर में हुआ था इंसिडेंट, उसके बाद बाकी जगह देखें तो ये दूसरा फ्रंट है कि आप इंटरनली जो मनमोहन सिंह ने कहा था कि नक्सलिज्म इज अ बिगर थ्रेट देन पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, तो नक्सलिज्म को ये कर लिया गया है। लेकिन जो पाकिस्तान से जो हमारी जो ये है और बाकी वो सारा कुछ आ रहा है, उसमें काफी कुछ अभी भी बचा हुआ है। और इसको डेमोग्राफिकली आप कैसे टैकल करें, जो भारत के जो सीमावर्ती कंट्रीज है उससे महाराष्ट्र से 8, उत्तराखंड से 5, कर्नाटक से 3, गुजरात से 3 और बिहार से 3 गिरफ्तारियां हुई है। इस मामले में आप कह सकते हैं कि ये भी मैं कहूंगी दिमागी नक्सल जो तैयार करने की भारत में भी कोशिश हो रही है, ये स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के जरिए इंडियन मुजाहिदीन के सेल्स हुआ करते थे, वो दरभंगा में मिलता था, कर्नाटका के भटकल में मिलता था, कोस्टल कर्नाटका में मिलता था, महाराष्ट्र में मिलता था। तो ये सेल जो है, और उसमें सिमी से लेके तमाम उस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी एक स्लीपर सेल की तरह सिक्योरिटी एंगल से देखा जा रहा था। तो ये जो तंत्र है आपकी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, अलग अलग शहरों में, खासकर जो यंग डेमोग्राफी जो रेडिकलाइज हो सकती है, उसको आप कैसे टैकल करेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती। ये एक बड़ी कामयाबी वाली ये खबर थी। एक और कामयाबी है जो छात्रों को मिली है। रांची से खबर है, परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का गुस्सा झेल रहे हेमंत सोरेन सरकार की मुसीबत है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले कामयाबी वाली बात बता दूं, वो बात यह है कि झारखंड में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा था उस पर तो सोरेन सरकार झुक गई। टीडीपीएल से जुड़ी हुई सभी परीक्षाओं को रद्द करने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया। जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम को भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। लेकिन सरकार के इस ऐलान के बाद भले ही छात्रों की भूख हड़ताल खत्म हो गई हो, लेकिन एक दूसरी लड़ाई शुरू हो गई है। अब ये जो दो लड़ाइयां हैं, एक सीबीआई जांच की मांग को लेकर लड़ाई थी, अनशन जो हो रहा था। जरा इस खबर को पूरा कर लेती हूं मैं पहले। कल सोरेन सरकार ने ऐलान किया कि जो पहली मांग थी 2014 के बाद टीडीपीएल की सभी परीक्षाएं रद्द हों, उस पे बात मान ली गई है। आंदोलन भी खत्म हुआ है, लेकिन छात्र ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार इस पूरी धांधली की जांच सीबीआई से कराने का ऐलान नहीं करेगी, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। ये मतलब जश्न भी है लेकिन नहीं भी है। ये क्लैरिटी क्यों नहीं आ पा रही है? देखिए, अब ये जब हम लोग पहले भी कह रहे थे इस बात को कि जब सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो एक पॉलिटिकल मांग की तरह लगता है कि आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। छात्रों की जो मांग थी वो पहले भी मान ली गई थी। छात्रों का एक बड़ा वर्ग पहले भी उसके लिए राजी हो गया था जब जेपीएससी की परीक्षा रद्द कर दी गई थी और उसके पहले के 3 बैकलॉग वाले एग्जाम्स थे उनको भी रद्द कर दिया गया था। उसके बाद जो उनकी मुख्य मांग थी वो थी कि आप ये जेएसएससी और ये सीजीएल की एग्जाम की परीक्षा को आप रद्द कर दीजिए। तो कल सरकार ने इसको भी मान लिया।
उनकी एक बड़ी मांग थी कि टीडीपीएल ने जो एग्जाम्स कराए हैं उन सब को रद्द करिए और उनकी जांच कराइए। सरकार ने कल इसको भी मान लिया था। तो ये मोटे तौर पर जो छात्रों की मांग है उसको स्वीकार कर लिया गया था। जो जिन लोगों ने शुरू में आंदोलन शुरू किया था, जिन्होंने आरंभ किया था, उन छात्रों की सारी मांगे मान ली गई हैं। अब उसके बाद कई गुट आए हैं, आंदोलन के बीच में शामिल हुए हैं। अब उनका एक कहना है कि इसकी सीबीआई जांच हो। ये बात हो गई है कि एक जुडिशियल इंक्वायरी होगी, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में जांच होगी। टीडीपीएल ने जितने एग्जाम कराए उन सब की जांच होगी। पिछले की सारी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। तो अब ये मोटे तौर पर भूख हड़ताल खत्म हो गई है। अब इस अनशन का हमको लगता है कि ये धीरे धीरे फिजल आउट होगा। इस पे कल छात्रों के ही गुट के नेता, क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो भी हैं और उनके साथियों ने भूख हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन दूसरा गुट अभी भी अनशन जारी रखने के बाद कह रहा है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच छात्रों से बड़ी संख्या में जयपाल मुंडा स्टेडियम पहुंचने की अपील कर रहा है। यहां भारी संख्या में पुलिस की तैनाती भी है। स्टेडियम को खाली कराने का प्लान भी है, लेकिन सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन आने तक हटना नहीं है। एक तो ये तस्वीर भी है। मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत ही साहसिक कदम उठाए हैं। बस हमारी एक और जो मांगी है, जितनी भी एग्जाम आप लिए, जितनी भी एग्जाम आप जो सो रद्द किए हैं, हमारे जो सो डिमांड लेटर में जितनी भी एग्जाम है, आप सभी एग्जाम को जो रद्द करने का आश्वासन दिए हैं, उन तमाम एग्जाम में माननीय मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच करवा दीजिए। हमारी जो रद्द से रिलेटेड जितनी भी मांगे थे सबसे लगभग पूरी हुई है, लेकिन सीबीआई जांच अभी बाकी है। हम तमाम छात्रों से, झारखंड के तमाम छात्र नौजवान से ये अपील करना चाहते हैं कि दोस्त, सीबीआई की जांच तक हमें यहाँ डटे रहना है। हमारे आंदोलन अभी जारी रहेगा। उधर झारखंड में सोरेन सरकार के सामने जो नई मुसीबत है वो ये है कि जेएसएससी सीजीएल के उन कर्मचारियों ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है जिनकी नियुक्ति 2014 से अब तक हुए एग्जाम के जरिए हुई। झारखंड सरकार के इन कर्मचारियों का दावा है कि सरकार के जेएसएससी सीजीएल कैंसिल करने के फैसले से करीब 2000 लोगों की जॉब पर संकट आया है। सरकार के फैसले के खिलाफ जेएसएससी सीजीएल के कर्मचारियों ने रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि आंदोलन के दबाव में आकर सरकार ने केवल मौखिक आदेश के जरिए जेएसएससी सीजीएल कैंसिल करने की बात कही, लेकिन फैसला तो कोर्ट में होगा। अब इस पर सज्जन जी, एक तरफ जिन्हें नौकरी नहीं मिली धांधली की वजह से उनका धरना था, अब जिन्हें नौकरी मिल गई है उसमें कई सारे फेयर कैंडिडेट भी होंगे, उनका धरना है। क्या करेगी सोरेन सरकार? न्याय की कसौटी में ये जो 2000 जो लोग कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। कारण यह है कि अगर आप भीड़ देखें कि लाखों छात्र प्रभावित हुए, वो सही है अपनी जगह, लेकिन सरकार क्या करती है कि हम कहते हैं कि यूटिलिटेरियन, कि जिसमें संख्या ज्यादा हो उसकी बात मान लो, कि आप उसको ज्यादा आप चाहते हैं कि उनको राहत मिले, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि जो सही में तैयारी करके अपने मेरिट पे उत्तीर्ण हुए और पदस्थापित हैं जहां भी, उन छात्रों को अब आप बिल्कुल कटघरे में खड़ा कर दे, तो उनके साथ भी न्याय होनी चाहिए। तो ये जो 2000 छात्र हैं, ये अपनी जगह जो शायद अभी जॉब भी ज्वाइन कर चुके होंगे, पोस्टिंग होगी, इनकी बात बिल्कुल सही है कि आप इन्हें पेनलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फेलियर इनका नहीं था, फेलियर सिस्टम का था। उस सिस्टम में भी तमाम गड़बड़ी के बावजूद जब कुछ लोगों ने उत्तीर्ण होके वहां पे हासिल की सफलता, अब उनको आप पेनलाइज कर रहे हैं, तो इनके साथ अन्याय हो रहा है। तो ये जीरो सम गेम नहीं होना चाहिए। तो इसमें रास्ता, और ये बिल्कुल सही बात है कि ये फैसला आखिरी कोर्ट में ही होना है, क्योंकि ये जो भी फैसला होगा जी, जब सरकार लाएगी, इसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और कोर्ट वहां पे बिल्कुल ये संज्ञान में लेगी कि भाई इनकी क्या गलती है, सब सही है। लेकिन इनमें भी कितने जेन्युइन हैं वो कैसे ट्रेस होगा? बिल्कुल ये मुश्किल की बात है, लेकिन ये भी कहना कि ये सब के सब जो हैं उसी गलत प्रणाली से मैं वही कह रही हूँ कि अब देखिए, न्याय का ही सिद्धांत है ना कि आपके 99 गुनहगार जो हैं वो भले ही छूट जाएं, आपका एक बेगुनाह जो ना फंसना नहीं चाहिए, लेकिन वो तय कैसे होगा कौन गुनहगार है? ये तो और दूसरा एक इसमें एक और चर्चा ये भी हो जाए कि जेपीएससी की जांच बड़ी मछलियों तक भी पहुंच रही है। देखिए, एक तो इसमें एकदम एक है, मतलब एक चीजें तय हो चुकी हैं। न्याय का सिद्धांत बिल्कुल तय है, जो आपने कहा वही सिद्धांत है। 2024 में उसी सिद्धांत के तहत सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी की परीक्षा रद्द नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी 24 लाख बच्चे अनफेयर मींस में शामिल नहीं थे। बिल्कुल ठीक। और ये जहां शामिल थे उन सेंटर्स के एग्जाम रद्द किए गए, उन सेंटर्स पर दोबारा एग्जाम हुआ।
हिसार में हुआ, जहां एक ही सेंटर पर कई बच्चों को फुल मार्क्स आ गए थे, 100% मार्क्स आ गए थे, वहां दोबारा एग्जाम हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि चुनिंदा जगहों पर करिए। तो ये जहां पकड़ी गई है गड़बड़ी, जितने लोगों की गड़बड़ी पकड़ी गई है उतने लोगों को आइडेंटिफाई करिए, जांच बेशक जो है सो हाई कोर्ट दे दे सीबीआई को। मैं ये खबर बता देना चाहती हूँ, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगी। सीआईडी क्योंकि पूरे मामले में जांच कर रही है और अभी जेपीएससी के पूर्व सदस्य अजीता भट्टाचार्य के पीए बीएन राम को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक ये नई गिरफ्तारी हुई है। अजीता भट्टाचार्य जेएमएम के कद्दावर नेता और केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी हैं। अजीता ने 9 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था। 10 अगस्त को सीआईडी ने उनसे लंबी पूछताछ की थी और अब सीआईडी ने उनके पीए पर भी शिकंजा कसा है। अजीता के पीएम बीएन राम पर जेपीएससी में इंटरव्यू मैनेज करने की एवज में 40 लाख रुपए वसूलने का आरोप है। यह है असली खबर। अब यह है बड़ी मछलियों की बात। सचिन जी, बहुत क्विक कमेंट, फिर मैं ब्रेक के लिए जा रही हूँ। हाँ जी, ये शायद अजीत जी आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। हाँ नहीं, ये अभी तीनों लोगों, ये वो 3 लोगों में है जिन लोगों ने इस्तीफा दिया था। जब पहले जेपीएससी के अध्यक्ष एल ख्यांगते का इस्तीफा हुआ, उसके बाद इन तीनों लोगों का इस्तीफा हुआ। लगा कि इस इस्तीफे से बात टल जाएगी, लेकिन अब इसी वजह से सीबीआई जांच नहीं चाहती है सरकार। ये तो सीआईडी की जांच में जब अपने लोगों तक आज पहुंच गई है तो सीबीआई जांच करेगी, तब तो इसके आगे दायरा और जाएगा, मंत्रियों के ऊपर आएगा। अभी तो आप मान लीजिए केंद्रीय महासचिव की पत्नी जो मेंबर थी उस बोर्ड की, उन पर आया है, अभी और लोगों पर आएगा। ख्यांगते अरेस्ट हुए हैं, बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी होगी इस मामले में। तो सीआईडी पॉलिटिकल फेसेस को ये ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी जिस तरह का आंदोलन हुआ, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की बलि लेकर के बाकी बड़े लोगों को बचाया जाएगा। इससे भी बड़े लोग इसका मतलब आने वाले हैं, तभी यहां तक आज जांच पहुंची है।